अगर इरादे मजबूत हो, मेहनत निरंतर, तो कोई भी सपना असंभव नहीं। यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सेवा एक सपना, एक जिम्मेदारी और एक ऐसा रास्ता है जिसे पाने के लिए लाखों युवा दिन रात मेहनत और प्रयास करते हैं। लेकिन सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो धैर्य, दृढ़ता और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है रूमा पंडित और आज के इस खास कार्यक्रम उड़ान में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे ही युवा की प्रेरणादायक यात्रा जिन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक परीक्षा यूपीएससी सीएपीएफ में 156वीं रैंक प्राप्त करके साबित किया है कि लगन और जुनून से सब कुछ मुमकिन है। तो चलिए स्वागत करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट आयुष कुमार जी का। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं पूरी दूरदर्शन की टीम से और अपने सभी दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। थैंक यू मैम। सबसे पहले सर मैं आप ये जानना चाहूँगी कि आपने 156वीं रैंक साबित करी और एट सच अ यंग एज, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैम सबसे पहले तो मैं भी दूरदर्शन की पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, और मेरी जर्नी रही है इन सालों के, उसमें जो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वगैरह रही है उसे शेयर करने के लिए, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट्स रियली गुड टू बी अ पार्ट ऑफ द होल दूरदर्शन टीम एंड टू बी हियर। बात की जाए सेंट्रल फोर्सेस की या स्टेट फोर्सेस की, तो क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं या क्या क्या जो वर्किंग होती है वो किस तरीके से अलग होती है? मैम जो स्टेट पुलिस होती है जैसे कि हमें पता है, और एक जो जैसे हम जो डेली उसमें देखते हैं वो स्टेट पुलिस होती है, और वो एक पर्टिकुलर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव परव्यू के अंडर में आती है जी। और दूसरी फोर्सेस होती है मैम हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ये मैम एक किसी पर्टिकुलर स्टेट के परव्यू में नहीं आती। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और जो भी कंट्रोल होता है मैम वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है, और इनके मैम रोल्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं। स्टेट पुलिस का रोल जैसे कि हमें पता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना, किसी स्टेट में किसी सिटी में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है उन्हें कंटेन करना, और कि ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स हो गया, और भी जो सिचुएशंस डे टू डे लाइफ में अराइज होती है वो स्टेट पुलिस कंट्रोल करती है। वैसे ही मैम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती है। कुछ प्रॉब्लम्स मैम ऐसी होती है जो कि 2 से ज़्यादा या 1 से अधिक स्टेट में पाई जाती है, जैसे कि कुछ बॉर्डर इश्यूज़ हो गए, काउंटर इंसर्जेंसी हो गई, ये इंसर्जेंसीज हो गई, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज हो गई, जम्मू एंड कश्मीर की इंसर्जेंसी हो गई, मिलिटेंसी हो गई। ये प्रॉब्लम्स ऐसी होती है किसी एक ही स्टेट पे सीमित नहीं है, ये काफ़ी सारे स्टेट्स में फैली हुई है। तो इन इश्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, और उन्हें ही मैम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस बोला जाता है मैम। अच्छा, जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में जो रैंकिंग अलॉट की जाती है वो कैसे करी जाती है? यस मैम इसका ये पूरा मेरिट बेस्ड सिस्टम रहता है, जो कि फाइनल मेरिट होती है। इसमें मैम 5 फोर्सेस आती है, CISF, SSB, ITBP, BSF और CRPF। मैम वो बच्चों की प्रेफरेंस के ऊपर रहता है कि बच्चे ने क्या प्रेफरेंस डाली है। जैसे कि मैम मेरी प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस CISF थी, सेकंड SSB थी, और थर्ड ITBP, फोर्थ BSF एंड फिफ्थ प्रेफरेंस वॉज CRPF। तो अगर बच्चे की रैंक अच्छी है, एस्पिरेंट की रैंक अच्छी है, तो उसे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो उस हिसाब से मैम रैंकिंग होती है, जितने मार्क्स है उस हिसाब से रैंक आएगी, और फिर रैंक के हिसाब से मैम फोर्स अलॉट की जाती है। अच्छा आयुष जी, अगर आपकी जर्नी के बारे में बात की जाए तो क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन था, और फोर्सेस ज्वाइन करने का जो आइडिया था वो कहाँ से आया था? यस मैम आई वॉज बॉर्न इन हरिद्वार, और मैंने हरिद्वार से ही अपना फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक स्कूलिंग करी है। उसके बाद मैम मैंने JEE मेंस की, एडवांस की, IIT की प्रिपरेशन करी, 1 साल के लिए ड्रॉप लिया था। फिर उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है BTech सिविल इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैम मैंने शुरू में तो आर्म्ड फोर्सेस का ज्वाइन करने का मन में नहीं था। स्टार्टिंग में तो मैम सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का था, तो शुरू के 1-2 साल तो मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर किया, और फिर 2-3 अटैम्प्ट मैंने उसमें UPSC सिविल सर्विसेज में दिए। उसमें मैम मेरा रिजल्ट नहीं आ पाया, तो फिर मैम मैंने डिसाइड किया कि मुझे UPSC के द्वारा ही और कोई दूसरा एग्ज़ाम के लिए लुक आउट करना चाहिए। तो मुझे CAPF सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा। इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी है, और मैं मेरे लिए तो सिविल सर्विसेज और CAPF दोनों ही एक है, चाहे सिविल सर्विस में हो या चाहे CAPF में हो। तो वहाँ से मैम मुझे लगा कि CAPF के लिए तैयारी करनी चाहिए, और मैम एक यूनिफॉर्म सर्विस की प्राइड मैम अलग ही होती है। देश के लिए फ्रंट लाइन पे मैम कोई सेवा कर रहा है, तो उसके लिए मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला। फिर वहाँ से मैम मैंने 1-1.5 साल पहले फिर मैम CAPF की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यही होती है कि प्रिपरेशंस कैसे करें
और असिस्टेंट कमांडेंट की पढ़ाई कैसे, कौन सा एग्ज़ाम होता है या कैसे पढ़ाई करें, क्या स्ट्रैटेजी होती है, उसके बारे में अगर आपको साझा करना चाहें हमारे साथ। यस मैम। मैम जो ये यूपीएससी सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता है मैम, यूपीएससी कंडक्ट कराती है, एवरी ईयर होता है। इसमें मैम वैकेंसी थोड़ी कमी आती है और एग्ज़ाम्स के 200 300 400 इस रेंज में इनकी वैकेंसी रहती है और मैम ये हर साल कंडक्ट होता है। इसका जो मैम एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, इसमें मैम फर्स्ट स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है मैम वो क्या कहते हैं, मल्टीपल चॉइस पेपर होता है 250 मार्क्स का, उसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं एंड मैम वो 2 घंटे का पेपर होता है। फिर वो पेपर देने के बाद मैम फिर इसमें एक रिटर्न डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसके लिए मैम 3 घंटे मिलता है, वो 200 मार्क्स का होता है। तो मैम ये पूरी फर्स्ट स्टेज होती है, ये 450 मार्क्स की होती है। जो बच्चे फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हैं मैम उन्हें फिर फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। वो जनरली रिजल्ट के 3 से 4 महीने बाद उन्हें बुला लिया जाता है। फिर मैम फिजिकल होता है, फिजिकल में भी बच्चों को वो क्वालिफाई करना पड़ता है। जो बच्चे उन्हें क्वालिफाई करते हैं मैम फिर उन्हें मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। वो मेडिकल जनरली उसी दिन हो जाता है या अगले दिन हो जाता है। फिर फिजिकल मेडिकल में जो बच्चा क्लियर करता है मैम फिर उन्हें इंटरव्यू बुलाया जाता है। इंटरव्यू जनरली थोड़ा लेट होता है, 4 से 5 महीने बाद होता है। जैसे कि मेरा फिजिकल और मेडिकल था वो नवंबर में था और मेरा इंटरव्यू मई में हुआ, तो 6-7 महीने का गैप मिल जाता है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाती है। तो मैम इस पूरे एग्जाम में मैम 3 स्टेज रहती है, 3 स्टेज को ही पार करना होता है और मैम फाइनल में फिर मेरिट बनती है मैम, उस हिसाब से रैंक अलॉट होती है। अच्छा, जैसे आपने बताया फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो उसके लिए क्या खास तैयारी करनी पड़ती है? मैम पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि जो बच्चा ऑलरेडी फिट है, मतलब आजकल तो वैसे कल्चर चल गया है जिम वगैरह का, उन बच्चों को तो इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। मैं भी मतलब मैम शुरू से मुझे रनिंग का बहुत शौक रहा है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। एक इसमें इवेंट होता है मैम लॉन्ग जंप का, मैंने लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करी थी 15-20 दिन, बाकी मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा। इसमें मैम फिजिकल में जो होता है, जो बच्चा ओवरवेट है, तो मैम पहले तो सबसे पहली चीज़ तो यही करनी है कि अपना वेट लिमिट में लाना है। कुछ बच्चे मैम अंडर वेट भी होते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा अपना वेट बढ़ाना है। एक वेट चार्ट मैम यूपीएससी का प्रिस्क्राइब्ड एक वेट चार्ट होता है, उस वेट के अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपने वेट को एडजस्ट करना है। उससे पहले अगर वेट 4-5 किलो ओवर वेट है या 4-5 किलो अंडर वेट है, तो मैम इट्स वो बहुत मतलब वो रिजेक्शन का ही है, मतलब वो रिजेक्ट कर देंगे वहाँ पे, उसमें कोई लीनियंसी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैम यही करनी है कि अपना वेट कंट्रोल में लाना है और फिर मैम जो इवेंट्स हैं उन इवेंट्स को देखना है। 100 मीटर्स सबसे पहला इवेंट मैम 100 मीटर्स होता है, फिर 800 मीटर्स की रेस होती है, फिर लॉन्ग जंप होता है और मैम फिर लास्ट में शॉर्ट पुट होता है। 100 मीटर्स मैम डेली आप 100 मीटर्स मैम ऐसा इवेंट है, उसे डेली प्रैक्टिस ना करो, अल्टरनेट एक दिन छोड़ के करो। उसमें मैम थोड़ा सा मसल रिक्रूटमेंट ज़्यादा होता है, तो मसल सोरनेस वगैरह आती है, तो रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो 100 मीटर्स की आप एक दिन छोड़ के प्रैक्टिस कर सकते हो। 800 मीटर्स का आप डेली कर सकते हो, 800 मीटर्स, बट ज़रूरी नहीं है कि 800 मीटर्स ही भागना है। आपको एंड्योरेंस अपनी थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनानी है। डेली 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है। फिर जो थर्ड इवेंट होता है मैम, थर्ड इवेंट लॉन्ग जंप, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए बट फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि लॉन्ग जंप में मैम बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हो जाता है। अच्छा। मतलब जैसे हमारे बैच में 36 बच्चे थे, उसमें 10 बच्चे लॉन्ग जंप में बाहर हो गए थे। बहुत टेक्निकल इवेंट हो जाता है मैम, तो थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 15-20 दिन प्रैक्टिस काफ़ी है और वो करनी पड़ेगी मैम, वरना वहाँ पे थोड़ी नर्वसनेस वगैरह भी आ जाती है। सारे सीनियर ऑफिशियल्स तुम्हारे सामने होता है, फिर और उसमें 3 अटेम्प्ट मिलते हैं मैम। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट अवॉइड ही करना चाहिए। लॉन्ग जंप, हाँ लॉन्ग जंप ही गेम चेंजर है। उसमें वैसे 3 चांसेस मिलती है, बट अगर किसी एस्पिरेंट का फर्स्ट, उसमें किसी बच्चे का फर्स्ट चांस में क्वालिफाई नहीं होता है, तो मैम फिर आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, नर्वस हो जाता है बच्चा, लास्ट के 2 अटेम्प्ट में क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। तो ये लॉन्ग जंप का। और शॉर्ट पुट मैम इजी होता है, एक 7.26 kg की बॉल होती है, वो शोल्डर के उस पर रख के वो थ्रो करनी पड़ती है 4.5 मीटर्स, तो वो भी ईजी हो जाता है, उसमें कोई नहीं होता, वो सभी लोग कर लेते हैं। और मैम फिर मेडिकल का होता है। मेडिकल के लिए भी मैम अलग, सबसे पहले तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। यूपीएससी ने एक अपना, यूपीएससी क्या और जी मतलब सब फोर्सेस का अलग अलग होता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का अपना एक फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, वो वुमेन और मेंस के लिए सब अलग अलग है। उसमें हाइट, बॉडी वेट और तुम्हारे चेस्ट मेजरमेंट वुमेन के लिए नहीं है, वो सिर्फ बॉयज़ के लिए है। तो सबसे पहले तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जो बच्चा उसमें हो जाता है, मतलब क्वालिफाई हो जाता है, फिर मैम उन्हें मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। अच्छा। तो फिर मेडिकल के भी मैम बहुत सारे प्रोसीजर है। उसमें मैम ब्लड टेस्ट, तुम्हारा हार्ट बीट टेस्ट और ब्लड प्रेशर वगैरह सब चेक करते हैं मैम, पूरी बॉडी का उसमें मतलब चेकअप होता है। जी। अच्छा, एक बड़ी चर्चा चलती आती है कि सेल्फ स्टडी करें कि कोचिंग करें। हाँ मैम, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों को साथ में बैलेंस करके लेके चलें, कि सेल्फ स्टडी ही घर पे करें, कि कोचिंग में जाके टाइम वेस्ट होगा, या दोनों को हमें बैलेंस करते हुए लेके चलना चाहिए। हाँ। तो मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं मैम, वो
पहले का टाइम था एक तो कि जब कोचिंग जरूरी बन जाती थी। आज के टाइम में तो मैम रिसोर्सेज गैदर करना अच्छा, अगर आपकी बात मैं करूं तो आपने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दिया कि कोचिंग भी आपने बराबरी से नहीं, मैंने तो करी है? मैम सिर्फ सेल्फ स्टडी करी है। कोचिंग मैंने सिर्फ मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। जब मतलब मेरा रिटर्न क्लियर हुआ, फिजिकल मेडिकल के बाद इंटरव्यू होता है, फिर मैंने इंटरव्यू के लिए मैम मैं 2 कोचिंग में गया था, वहाँ पर मैंने 2 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे बस। बाकी मैम पूरी प्रिपरेशन मेरी सेल्फ स्टडी से रही है। अच्छा, अब सेल्फ स्टडी से आपकी सारी प्रिपरेशंस रही हैं, तो कोई ऐसा न्यूज़पेपर या ऐसा कोई रिसोर्स जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ उनको सलाह देना चाहें या उनके साथ साझा करना चाहें? हाँ जी मैम, वैसे तो बुक्स बहुत सारी है और न्यूज़पेपर के ऑप्शन भी बहुत सारे हो जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई बार कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। कोई ऐसे रिसोर्स या बुक जो उन्हें पढ़नी ही पढ़नी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? मैम जैसे करंट अफेयर्स का, जैसे आपने न्यूज़पेपर की बात करी है, न्यूज़पेपर तो मैम बिल्कुल इंडिस्पेंसेबल पार्ट बन जाता है इस प्रिपरेशन का। वो चाहे आपका प्रीलिम्स मतलब वो फर्स्ट स्टेज हो या चाहे इंटरव्यू हो, उसमें से तो आना ही है। न्यूज़पेपर आप सेलेक्ट कर लो। मैं तो द हिंदू आता है वो पढ़ता था, और भी न्यूज़पेपर आता है। कोई अगर आपको 2 पढ़ना है, अगर आपको लग रहा है कि 2 न्यूज़पेपर पढ़ना है तो 2 पढ़ सकते हो। मैं भी कभी कभार 2 न्यूज़पेपर पढ़ लेता था, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लेता था और द हिंदू पढ़ता था। अच्छा। तो न्यूज़पेपर तो मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर कभी नहीं छोड़ना है, और हो सके तो उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लेने हैं। वैसे करंट अफेयर्स के और भी मैगजीन्स वगैरह आती है कोचिंग नोट्स की। अच्छा, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई टेक्निक? हाँ जी, शॉर्ट नोट्स की मैम टेक्निक यही है, सबसे पहले तो मैम न्यूज़पेपर जो पढ़ता रहेगा 6-8 महीने से, उसे थोड़ा बहुत रियलाइज़ हो जाएगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। थोड़ा बहुत एग्जाम का पैटर्न को भी, मतलब उसकी एग्जाम की डिमांड को भी देखना है, समझना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले दिन से न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें तो सारी चीज़ ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो 2-3 महीने अगर आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर तो रियलाइज़ होने लग जाएगा क्या चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो उसमें से हम शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे कोई टॉपिक आ रहा है करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे कि आजकल यूएस टैरिफ आजकल बहुत चल रहा है, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आना तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आ जाएगा। इंडियन इकोनॉमी पे, मैक्रो इकोनॉमी पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो उसमें से सारी चीज़ तो न्यूज़पेपर में नहीं रहती, बस हमें ये पता चल जाएगा कि ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, कुछ चीज़ें न्यूज़पेपर में से नोट्स बना सकते हो। अदरवाइज मैम इंटरनेट सर्फिंग वगैरह करनी पड़ती है, विकीपीडिया से डिटेल्स वगैरह ले लो, तो वहाँ से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। अच्छा, कितना पहले आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए या कितना घंटे दिन में पढ़ना चाहिए? हाँ जी, वो मैम थोड़ा डिपेंड भी करता है, जो वेरी करता है। हाँ जी, जो कॉलेज के साथ साथ ही प्रिपेयर करना चाह रहा है तो वो 3-4 घंटे ही दे पाएगा। 6-7 घंटे का तो मैम कॉलेज रहता है, फिर और भी काम रहेंगे। तो आप 3-4 घंटे में एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? हाँ, नहीं क्रैक तो नहीं मैम, जो कॉलेज के साथ है वो 3-4 घंटे 2 साल 1.5 साल देगा अगर, तो मैम क्रैक हो जाएगा 3 से 4 घंटे में कॉलेज के साथ साथ। जो बच्चा जिसका कॉलेज हो चुका है या जो फुल टाइम ही इसकी प्रिपरेशन कर रहा है तो वो 6 से 8 घंटा दे सकता है। अच्छा, माध्यम को लेके भी बहुत चर्चाएं सुनने में आती है कि जो अंग्रेजी माध्यम के एस्पिरेंट्स हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं जो हिंदी एस्पिरेंट्स के बच्चे हैं उनसे कहीं ना कहीं ऊपर एक एज मिलता है, एक वैल्यू मिलती है, इंपॉर्टेंस मिलती है। हाँ, मेरा मानना तो मैम यही है कि ये मिथ है, मतलब हमेशा से कुछ नहीं है ऐसा, ये हर एग्जाम में चलता है। यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम है उसमें तो खैर वो मैम मीडियम पहले ही डिसाइड करवा लेते हैं कि आपका इंटरव्यू कौन से मीडियम में देना है, हिंदी में, इंग्लिश में। CAPF का जो इंटरव्यू होता है उसमें मैम कोई मीडियम नहीं होता, आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। वो हिंदी मीडियम बच्चों को थोड़ा ऐसा लगता है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के ऊपर थोड़ा सा एक मतलब एज रहता है उनके पास। वो मैम थोड़ा सा, मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे वीक है या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कहीं ना कहीं मैम सिचुएशंस थोड़ी ऐसी बन जाती है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनके पास थोड़ा सा रिसोर्सिस का मैं कहूँगा कमी रहती है, तो उन्हें प्रिपरेशन करने में भी थोड़ी मुश्किल आती है। वो उस स्टेज तक पहुंचना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। जो मार्केट में रिसोर्सेज अवेलेबल है वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अवेलेबल है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा जो पढ़ेगा, मैंने भी मतलब देखा है ना, जो मैं रिसोर्सेज पढ़ता था, मैं तो इंग्लिश मीडियम था मेरा, तो उनके लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो इंग्लिश वालों को ही वो ट्रांसलेट करके हिंदी में दे देते हैं। अच्छा। उसमें कॉन्टेक्स्ट भी चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, तो हिंदी मीडियम वालों को बच्चे को वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। बाकी मैम इंटरव्यू में इतना मैटर नहीं करता, इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंटली जाओ, जो क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें कंसाइजली अपने वर्ड्स में अच्छे से आंसर करो, तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैम। अब हमें दर्शकों को कहना चाहेंगे, अच्छा सेंट्रल फोर्सेस की अगर बात करें तो किस तरीके की वर्किंग रहती है? पैरामिलिट्री किस तरीके से काम करता है? मैम पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो CAPF के अंडर में आती है मैम, वो 5 फोर्सेस होती है मैम, CISF, SSB, ITBP, BSF और CRPF। मैम इन सब का ही अलग अलग रोल है, अलग अलग ही काम है। इनमें से मैम 3 फोर्सेस जो है मैम वो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है। उनका काम यही होता है कि हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करना। जैसे कि मैम ITBP हो गई, ITBP का काम होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ कोई
नेशनल सिक्योरिटी के हार्मफुल एक्टिविटीज़ हो रही है, उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, वो आईटीबीपी का काम होता है। वैसे ही मैम जो बीएसएफ है, बीएसएफ का रोल मैम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे होता है और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे होता है। जितनी भी मैम इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, स्मगलिंग हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, इन सब एक्टिविटीज़ को देखना, ये सब काम मैम बीएसएफ का होता है। यस मैम। और भी मैम है, जैसे सीआईएसएफ को अगर हम ले लें, सीआईएसएफ का काम होता है मैम इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी इंस्टॉलेशंस है, जैसे कि पीएसयूज़ हो गए, जैसे कि बीएचईएल हो गई या महारत्ना पीएसयूज़ हो गए, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, या फिर हमारी क्या कहते हैं कोल फील्ड्स हो गई या एयरपोर्ट्स हो गए, जैसे दिल्ली मेट्रो हो गई, इन सब गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो मैम वो काम होता है सीआईएसएफ का। और मैम फिर सीआरपीएफ का मैम मेनली काम होता है इलेक्शन में, आपने देखा होगा इलेक्शन ड्यूटी, मैम वो सीआरपीएफ पर्सनल होता है, वो इलेक्शन ड्यूटीज़ हो गई, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हो गए, एंटी नक्सल ऑपरेशंस हो गए। छत्तीसगढ़ में मैम वहाँ पे नक्सलवाद ज़्यादा है, तो मैम वहाँ पे जितने ऑपरेशंस होता है वो सीआरपीएफ का, वो उनका काम होता है मैम। तो ऐसे ही मैम हर सीएपीएफ का अलग अलग रोल है, और भी सीएपीएफ होती है, पर इस एग्ज़ाम के अंडर में मैम 5 ही आती है ये। और भी होती है, जैसे असम राइफल्स हो गई, एनएसजी हो गई, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गई, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो गई, पर वो इस एग्ज़ाम के अंडर नहीं आती। उनका भी मैम अलग अलग रोल्स है, अलग अलग फंक्शन होते हैं उनके भी। अच्छा, यूपीएससी सीएपीएफ की जो जर्नी है वो बहुत लंबी होती है। यस मैम। और इस जर्नी में अगर बात की जाए तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं अपने थॉट प्रोसेस में, अपने माइंडसेट में। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो पर्सनली आपको क्या देखने में मिला अपने में बदलाव? हाँ मैम, सीएपीएफ का तो मैं स्पेसिफिकली ये नहीं बताऊंगा कि सिर्फ सीएपीएफ की वजह से ही मतलब चेंजेस आता है। ये मैम पूरा एक प्रोसेस होता है जो एस्पिरेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने बैठता है, मतलब जिस दिन वो डिसाइड करता है उस दिन उसका माइंड बहुत चेंज होता है। और जब वो मैम इस जर्नी में 1-2 साल दे देता है, वैसे तो मैम अच्छा तो यही है कि 1-1.5 साल में सिलेक्शन हो जाए, सबसे बेस्ट तो वही है, बट सबके साथ मतलब लक फेवर नहीं करता, कुछ प्रॉब्लम्स आई जाती है। तो मैम माइंड सेट वहाँ पे चेंज होता है। शुरू में माइंड होता है कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए, फिर मैम थोड़ा रियलाइज़ होता है कंपटीशन, मार्केट, ये सब सोशल प्रेशर रहता है और भी प्रॉब्लम्स आती है, तो मैम फिर और चीज़ें रियलाइज़ होने लग जाती है कि इट्स नॉट दैट ईजी, मेहनत करनी पड़ती है। माइंड सेट मैम बहुत चेंज हो जाता है। शुरू में ऐसा लगता है कि ठीक है हो जाएगा, सब कर रहे हैं, हमारा भी हो जाएगा, तो सब लोग प्रिपेयर तो मैम लाखों बच्चे करते हैं, होता बहुत कम का है। तो मैम बाद में जाके एक इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप हो जाती है, चीज़ों का पता चल जाता है, एग्ज़ाम का पैटर्न मैम बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाता है। आप साथ साथ मल्टीपल एग्ज़ाम भी क्रैक करने लग जाते हो। स्टेट सिविल सर्विसेज का मैंने और भी मैम 2-3 एग्ज़ाम दिए थे, वो भी मेरे क्रैक होना स्टार्ट हो गए थे। तो मैम बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है जर्नी में। अच्छा, कहते हैं कि पेरेंट्स का जो रोल है वो आपकी सक्सेस के लिए बहुत बड़ा उन्होंने रोल प्ले करा है और हाथ है उसके पीछे का। और आपने हमेशा से ही माँ बाप के संस्कारों और मूल्यों को जीवन की नींव बनाकर हमेशा से आगे बढ़ते आए हैं। आप में वही ठहराव है, वही अपनापन है जो हम महसूस करते आए हैं। तो देखिए, सक्सेस को अचीव करना एक बड़ा काम है, लेकिन उस अचीवमेंट को बरकरार रखना और वही फोकस और वही कंसिस्टेंसी आप हमेशा बरकरार रखें, तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ जी मैम, उसके लिए सबसे पहले तो मैम पेरेंट्स रोल की बात करता हूँ। पेरेंट्स का तो रोल मैम रहता ही है हमेशा से, कोई भी बच्चा हो, बच्चे की सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ मैम उसका पेरेंट्स का रहेगा। मेरी सक्सेस में भी मैम मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा हाथ है। और मैम रही बात कंसिस्टेंसी की, मैम सब चीज़ मैम एक एग्ज़ाम को क्रैक करने से ख़त्म नहीं हो जाती, उसके बाद से नई चैलेंजेस और आते हैं। तो मैम वहीं से एग्ज़ाम क्रैक हो गया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम क्रैक हो गया, अब मैम उसके बाद भी चैलेंजेस आएंगे, हम ट्रेनिंग होगी, उसके बाद मैम प्रमोशंस वगैरह, पोस्टिंग वगैरह, उन सब का मैम देख रेख के चलना पड़ता है। कंसिस्टेंसी मैम, जो डिसिप्लिन हम प्रिपरेशन में सीखते हैं, 2-3 साल में हमने जो डिसिप्लिन सीखा, वही मैम हमें आगे की लाइफ में लगाना है। और नई चीज़ें, हमेशा से मैम नई चीज़ें सीखने के लिए चाह रखनी है, हमेशा से हर एक मोमेंट जिज्ञासा रहनी चाहिए आपके मन में सीखने की। हर एक मोमेंट में कुछ ना कुछ सिखाता है। बिल्कुल। हमेशा से रेडी रहो कुछ नई चीज़ सीखने के लिए, और मैम हमेशा मतलब फिर प्रोग्रेस रुकनी नहीं चाहिए मैम, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए जी वहाँ से। अच्छा, माइंडसेट है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस के लिए। आपकी जर्नी के दौरान कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? हाँ जी मैम, वाकया तो थोड़ा मतलब काफ़ी सैड मोमेंट्स भी आए मैम, काफ़ी हैप्पी मोमेंट्स भी आए। सैड ये, हाँ जी, सैड तो मैम ये था, जैसे स्टार्टिंग में प्रिपरेशन तो मैम यूपीएससी सिविल सर्विसेज की करी थी, उसमें मैम मैंने 3 अटैम्प्ट दिए, 3 अटैम्प्ट में मैम मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला। तो मैम मैं बहुत निराश हो गया, मतलब इतना नहीं कि थोड़ा बहुत हो ही जाता है मैम सबके साथ। तो फिर मुझे लगा कि अब ऐसे कैसे होगा, तो मैम 3 अटैम्प्ट, 3 साल हो गए। 1 अटैम्प्ट तो मैम मैंने कॉलेज के 4th ईयर में ही दे दिया था,
उसके बाद मैम फिर मैंने 2 साल और दिए, तो मतलब मान सकते हो कि 2-3 साल मेरे 3 अटैम्प्ट में ही निकल गए और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मैं मेहनत भी बहुत कर रहा था, बट उस टाइम मेरी स्ट्रैटेजी अलग थी, अब स्ट्रैटेजी अलग हुई, तो वो एक टर्निंग पॉइंट आया। तो वहाँ पे फिर मैंने प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट करी। तो एक वो मोमेंट मैं बोलूँगा कि वो 2-2.5 साल काफ़ी मतलब फुल ऑफ स्ट्रगल। हाँ जी, हाँ। तो वहाँ से फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह चेंज करी मैम। फिर मैंने एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना स्टार्ट किया, PYQs पे मैंने बहुत फोकस किया। फिर मैंने इसी साल में फिर मैंने 2023 में मैंने UPSC सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स दिया। वो मैम हुआ नहीं, वो काफ़ी अच्छा पेपर आया था, तो मैम वहीं से मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब लेवल अप करना पड़ेगा। वहाँ से फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन में एक नया फेज़ लाया और मैं 2023 और 24 को मैं अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट ईयर्स बोलना चाहूँगा। वहाँ से मैंने सारे अपनी स्ट्रैटेजी सारी चेंज करी, सारे PYQs पढ़े, एक एक क्वेश्चन को पढ़ा, उनकी सोर्सेज को ट्रेस किया। तो मैम वो बोलना चाहूँगा। फिर वहाँ से फिर मैंने एक डिसाइड कर लिया था कि 2024 में जितने एग्ज़ाम देने हैं वो सारे क्रैक करने हैं। तो मैंने 4 एग्ज़ाम दिए, वो मैम फिर मैंने चारों के चारों ही एग्ज़ाम क्रैक करे। तो मैम वो काफ़ी अच्छा मोमेंट था और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। और मैं फिर फाइनली UPSC CAPF में हुआ। और भी एग्ज़ाम थे मैम, मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज का भी दिया था, पर मैंने उसमें मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं था, तो मैंने उसका मेंस नहीं दिया। तो फिर मैम फाइनली आज मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा आयुष, हाउ डज इट फील टू रीच सच अ रिमार्केबल माइलस्टोन एट सच अ यंग एज? कैसा महसूस करते हैं आप? मैम अच्छा तो बहुत लगता है। जिस दिन रिजल्ट आया मैम, सबके फ़ोन आए, सब ने कॉन्ग्रेट्स बोला, मैसेजेस इतने थे मैम देख ही नहीं पाया, आधों के रिप्लाई नहीं कर पाया। अगले दिन रिप्लाई करा, 1-1:30 बजे सोया मैं, फिर भी सबके रिप्लाई नहीं कर पाया, कॉल्स आती रही, मैं फ़ोन साइलेंट करके सो गया। नींद ही नहीं आई मैम उस दिन। बहुत अच्छा लगता है और इट्स गुड टू बी अ पार्ट ऑफ द होल ग्रुप। और भी मेरे स्टूडेंट्स थे, एस्पिरेंट्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, वो भी अब मेरे से मतलब सजेशन वगैरह लेते हैं। वो भी अब मतलब उनका भी थोड़ा सा नज़रिया बदल गया है। मैं अच्छा लगता है कि मैं उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ। और जो मेरे पीयर ग्रुप था, उनमें से भी और बच्चों का भी मैं असिस्टेंट कमांडेंट में सेलेक्ट हुआ है। तो अच्छा लगता है कि मैं देश के लिए कुछ करने जा रहे हो और एक फोर्स का पार्ट बनने जा रहे हो। अच्छा लगता है। अच्छा, जो एस्पिरेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे आपकी सर्विसेज के लिए, और हर दिन एक चैलेंज होता है, आपको लगता है कि बस आज गिव अप कर देते हैं, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो मैम सबके साथ ही होता है, पर इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। कभी इसे मैम हमेशा कभी भी इसे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना नहीं चाहिए। तो मेरे साथ मोटिवेशन के लिए आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे, जो अभी फील कर रहे हैं कि अभी तो डीमोटिवेटेड हम हो चुके हैं, अभी गिव अप करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं? मैम गिव अप तो मैम मोटिवेशन से क्या, मैम मैं अपना एग्जांपल ही देना चाहूँगा। मैम 3 अटैम्प्ट में ऑलरेडी दे चुका था और मेरा तीनों में ही नहीं हुआ था। मैम वो पॉइंट ऐसा था कि मतलब मैंने सोच लिया था कि अब गिव अप करना चाहिए, कुछ और करियर ऑप्शंस देखने चाहिए। तो वहाँ से मैम गिव अप तो कभी करना ही नहीं है। अगर आप होल हार्टेडली प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप अपनी प्रिपरेशन के साथ ऑनेस्ट हो, तो मैम रिजल्ट तो एक ना एक दिन मिलेगा। आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद रिजल्ट तो मिलेगा। मैम गिव अप करना तो कभी भी ऑप्शन है नहीं। और रही बात मैम लो फेजेस की, हो जाता है 10 दिन में, 15 दिन में, एक दिन आता है ऐसा, उस दिन मत करो पढ़ाई, कोई बात नहीं। गो आउट विद योर फ्रेंड्स, डू सम प्रोडक्टिव वर्क, गो आउट, प्ले स्पोर्ट्स, गो टू द जिम, रनिंग कर लो, मत पढ़ो उस दिन, कोई बात नहीं। बट अगले दिन से बैक टू द प्रिपरेशन, अगले दिन से फिर नॉर्मल फ्लो में पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और गिव अप तो मैम करना ही नहीं है, गिव अप तो ऑप्शन ही नहीं है। दर्शक आपको देख रहे होंगे अभी, और व्हेन दे लुक एट यू, दे लुक एट पॉसिबिलिटीज। हाँ जी। तो आप उनके साथ क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ जी। कि वो निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहें? हाँ जी। तो मैम जितने भी जो भी एस्पिरेंट्स है, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट या कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे मैं 2-3 बातें बोलना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो यही है कि एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझो, उस एग्ज़ाम की डिमांड को पकड़ो और अननेसेसरी बुक्स, अननेसेसरी चीज़ें मत पढ़ो। अगर फिर भी मन करता है तो 1 या 2 बुक्स, वो भी जो आपकी फेवरेट बुक्स हो, उसे आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ अननेसेसरी चीज़ें मत पढ़ो। एक ही डायरेक्शन में, लीनियर फैशन में प्रिपरेशन करनी है। और सेकंड चीज़ मैम ये बोलना चाहूँगा कि डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल कट कर दो। डिस्ट्रैक्शंस, इनका कोई इन्हें रिवॉर्ड सिस्टम की तरह मत यूज़ करो कि मैं 2 घंटे पढ़ लूँगा, 3 घंटे पढ़ लूँगा और फिर मैं आधा घंटा सोशल मीडिया यूज़ कर लूँगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, डिस्ट्रैक्शन को कम्प्लीटली कट करना है। जितनी भी सारी एप्लीकेशंस है जिन्हें आपको लगता है कि इन पर टाइम जा रहा है, अपना स्क्रीन टाइम मॉनिटर करो फ़ोन में। उसमें अब तो डिजिटल वेलबींग फीचर्स आने लग गए हैं, उसमें देखो आपका टाइम कहाँ जा रहा है, स्क्रीन टाइम कितना है। जो ऐप्स आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट कर रही है,
उन सबको कट कर दो, कट आउट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर लाइफ। और तीसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। इट्स नॉट अ शॉर्ट जर्नी, बहुत बड़ी जर्नी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 4-5 महीने में हो जाएगा, 4-5 महीनों में नहीं होता। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ईट गुड फूड, गो टू द जिम, गो टू रनिंग, प्ले सम स्पोर्ट्स, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और बाकी ऑल द बेस्ट। देखिए, जैसे आपने फिटनेस की अभी बात करी, यस मैम, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत स्टूडियस होते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं लेकिन फिजिकल फिटनेस भूल जाते हैं। तो इसमें बैलेंस कितना ज़रूरी है कि आपको फिजिकली फिट भी रहना है और आपको पढ़ाई भी निरंतर ही रखनी है? हाँ जी मैम, बैलेंस तो ज़रूरी है और इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ऐसा ज़रूरी क्यों है, मैं ये जानना चाहूँगी, क्यों ज़रूरी है कि आपको फिजिकली फिट होना चाहिए? ज़रूरी इसलिए, जैसे मैम अभी CAPF एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। जो बच्चा अनफिट है, हो सकता है उसका रिटर्न क्लियर हो जाएगा, बट वो फिजिकल में, मेडिकल में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओवरवेट होगा या अंडरवेट होगा, अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते बच्चे, तो वहाँ पे वो बाहर हो जाएगा। और ये तो चलो मैम फिजिकल फिटनेस की बात रही। मेंटल, आजकल लोगों की मेंटल हेल्थ भी बहुत इफेक्ट होने लगी है। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कंटेंट कंज्यूम कर करके, शॉर्ट ड्यूरेशन कंटेंट कंज्यूम कर करके अटेंशन स्पैन भी बहुत वीक हो जाता है। पढ़ ही नहीं पाते बच्चे। कोई बुक खोल के बैठे गए, आधे घंटे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ नहीं सकते। अच्छा, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो इससे कैसे बचा जाए? इसका मैम, जैसे मैंने ऑलरेडी बात करी है, इसका मैम कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसे बच्चे रिवॉर्ड सिस्टम की तरह यूज़ करते हैं। मैंने देखा है कि 1 घंटा पढ़ लेंगे, 15 मिनट सोशल मीडिया चला लेंगे। इसका मैम कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है, इसे मैम कम्प्लीटली कट ही करना है। क्योंकि मैम ये अब बहुत ज़्यादा डीप चीज़ बन चुकी है, मेंटली, केमिकली अफेक्ट करने लगी है ब्रेन को, ब्रेन के ट्रेनिंग पैटर्न्स को, मेमोरी पैटर्न्स को अफेक्ट करती है। वही परफॉर्मेंस में फिर मैम बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता, परफॉर्मेंस उसकी हैम्पर हो जाती है। तो ऐसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना जो कि आपकी परफॉर्मेंस या पूरा आपकी करियर, पूरी लाइफ इस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो इसे कट कर दो। 6-8 महीने अगर आप कट कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। बाद में एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आप चलाओ, कुछ भी करो। अच्छा, कुछ बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, वो कोचिंग भी जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, कोई भी रिसोर्सेज भी पढ़ रहे हैं, तो कितना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हाँ जी। और आपके पास आपको खुद ही बनानी चाहिए, या आप जो एक्सपीरियंस को देख रहे हैं या जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप उनकी स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हैं अपने जीवन में? हाँ जी मैम, स्ट्रैटेजी का तो बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज़ तो मैम यही करनी चाहिए कि UPSC का हर साल नोटिफिकेशन आता है किसी भी एग्ज़ाम का, जैसे CAPF है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करो, उसका मैम सिलेबस को समझो, क्या एग्ज़ाम की डिमांड है, क्या एग्ज़ाम डिमांड कर रहा है, उस हिसाब से मैम स्ट्रैटेजी बनाओ। और स्ट्रैटेजी बनाने के भी सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरे साल की ही स्ट्रैटेजी बना देते हैं। मेरे हिसाब से वो गलत है। एक टाइम टेबल को पूरे साल फॉलो करना आसान नहीं होता और वो प्रोडक्टिव भी नहीं है। तो ऐसा कर सकते हैं कि 6 महीने या 2 महीने, 3 महीने की छोटी छोटी स्ट्रैटेजी बनाओ, उन छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करो, और फिर ऐसे ही एक दिन एग्ज़ाम डे आ जाएगा, फिर आप अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे आएगी। और रही बात स्ट्रैटेजी की, आप मैम दूसरों की स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हो, बट अच्छी बात यही है, मतलब सजेशन तो मैम यही है कि आप दूसरों की स्ट्रैटेजी फॉलो करो, बट उन्हें ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अपने हिसाब से उन्हें अल्टर करो, थोड़ा बहुत चेंज करो अपने रूटीन के हिसाब से, उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करो। थोड़ा टाइम लगता है, 10-15 दिन में स्ट्रैटेजी वर्क करने लग जाती है और मैम रिजल्ट दिखने लग जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आयुष आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप इसी तरह प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो आज दर्शकों, हमने सुना सफलता की वो कहानियाँ जिसमें संघर्ष भी था, मेहनत भी थी और असफलताएं भी थी, लेकिन जो इन सबसे ऊपर था वो था अपने ऊपर अटूट विश्वास और आगे बढ़ने का जज्बा। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।